हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th कक्षा की नागरिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 4 संस्थाओं के कामकाज इस पर चर्चा करेंगे। आज के पाठ में हम ये देखेंगे कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके 3 रूप कौन कौन से होते हैं। उसमें विधान पालिका की जो संरचना है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। सर्वप्रथम हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो संस्थाएं हैं वो कामकाज क्या करती हैं। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका जो प्रमुख कार्य होता है वो किसी भी कानून का निर्माण करना होता है और साथ ही किसी पुराने कानून में संशोधन करना, सरकार का निर्माण करना, सरकार के कार्यों को नियंत्रित करना और अगर मान लीजिए किसी कानून या किसी संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा करना भी इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक संस्थाओं के 3 भाग हो जाते हैं। नंबर 1 विधान पालिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। विधान पालिका से अभिप्राय सरकार के उस अंग से है या राजनीतिक संस्थाओं के उस अंग से है जो कि कानून का निर्माण करता है, और जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, इसका कार्य कानून को लागू करना होता है, और जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, ये किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए न्यायालय का काम करता है। भारत में विधान पालिका को संसद कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना होता है। इसमें प्रत्येक राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो कि कानूनों का निर्माण करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि संसद की जो फॉर्मेशन है या जो संरचना है वो किस प्रकार की है। जो संसद है वो 2 सदनों को मिलाकर बनी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद या संसद सदस्य कहा जाता है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं या जो राज्य की विधानसभा होती है वहाँ से सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये वास्तव में वहाँ की जनता के नहीं अपितु राज्यों की सरकारों के या राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो ये 2 सदन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इनके साथ साथ एक तीसरा अंग भी संसद का होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु कानून का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर ना हो। तो इस प्रकार संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति। आइए ये देखने का प्रयास हम करें कि जो भारत में विधान पालिका है या संसद है वो क्या कार्य करती है अथवा उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो इसके कार्यों, इसकी शक्तियों का जो वर्णन है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1 कानूनों का निर्माण करना, नंबर 2 सरकार को नियंत्रित करना, नंबर 3 वित्तीय नियंत्रण, नंबर 4 सार्वजनिक मसलों पर बहस करना। अब इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 कानूनों का निर्माण करना। संसद का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो है कानूनों का निर्माण करना। किसी भी कानून की अगर आवश्यकता पड़े तो भारत में एकमात्र जो संस्था कानूनों का निर्माण करने वाली है वह संसद है। इसके साथ साथ संसद नए कानूनों का निर्माण तो करती ही है, साथ ही पुराने कानूनों में संशोधन करना या कोई कानून ऐसा जिसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई हो उसको समाप्त करना या फिर किसी कानून को नया रूप प्रदान करना, इसका कार्य भी संसद ही करती है। संसद का जो दूसरा कार्य होता है वो है सरकार को नियंत्रित करना। सरकार वास्तव में संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार से किसी भी सदन में उसके कामकाज से के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संसद का एक प्रमुख कार्य सरकार को नियंत्रित करना होता है। सरकार के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो वे अपनी मनमर्जी से तानाशाही के रूप में काम कर सकती है, किंतु संसद इस बात का विशेष ध्यान रखती है क्योंकि उसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो कि सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। नंबर 3 है वित्तीय नियंत्रण। संसद भारत की जो निधि होती है उसकी संरक्षक होती है। भारत में जो वित्तीय लेन देन है या वित्तीय जो बिल हैं वो संसद से ही पास होते हैं। संसद का जो लोकसभा सदन है वो वित्तीय मामलों में
सर्वोच्च संस्था मानी जा सकती है। वित्तीय विधेयक तब तक पास नहीं होता जब तक कि वो लोकसभा से पास ना हो जाए। इस प्रकार संसद सरकार के हर एक पैसे के संबंध में जो प्रश्न है वो कर सकती है और सरकार से इसके मामले में जानकारी ले सकती है। नंबर चौथा, सार्वजनिक मसलों पर बहस करना। किसी भी समय में जो संसद है वो किसी विशेष मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी मुद्दे पर बहस कर सकती है। इसके लिए सरकार बाध्यकारी रूप से जवाब देने के लिए उत्तरदायी होती है। सरकार संसद के द्वारा किसी भी मुद्दे पर अगर जवाब मांगा जाता है तो उसे देने से इनकार नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी सदन में जवाब मांगा जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सरकार है वो संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। आइए अब देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा जो दो सदन है उसकी संरचना क्या है। लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य होते हैं, जिनमें से कि 543 के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किए जाते हैं, और जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जो कि राज्यों के विधानसभाओं से चयनित होकर भेजे जाते हैं। ये दोनों ही सदन कानूनों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा में योग्यता की, तो लोकसभा के लिए जो निर्धारित योग्यता है संविधान में वो ये है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह पागल या दिवालिया ना हो। नंबर 4, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। इसके अलावा संसद द्वारा समय समय पर जो निर्धारित योग्यताएं हैं उनको वो पूरा करता हो। इसी प्रकार राज्यसभा में जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो ये हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 30 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह लाभ के पद पर आसीन ना हो। नंबर 4, वह पागल या दिवालिया ना हो। और नंबर 5, वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो। इन दोनों योग्यताओं में जो अंतर है वो मात्र आयु का है। राज्यसभा के लिए जहां पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, वहीं पर लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष की रखी गई है। तो इन दोनों सदनों में कौन सा सदन श्रेष्ठ है, ये बात निश्चित रूप से आपके दिमाग में प्रश्न उठा रही होगी। इन दोनों सदनों में अगर देखा जाए तो दोनों की भूमिका समान है। कोई भी कानून किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि वित्तीय मामलों में लोकसभा को थोड़ा सा अधिक वेटेज प्राप्त है, किंतु इससे राज्यसभा का जो महत्व है वो कम नहीं हो जाता। आइए इस बिंदु पर विचार करते हैं कि कौन सा सदन इनमें से अधिक श्रेष्ठ है। नंबर 1 है संयुक्त अधिवेशन। किसी भी बिल को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित बिल को अगर राज्यसभा खारिज कर देती है तो वो बिल कानून का रूप नहीं ले सकता, वो निश्चित रूप से खारिज हो जाता है। किंतु यदि लोकसभा बार बार एक बिल को उसी मसौदे के साथ भेजती है और किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें कि दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो संख्या बल के आधार पर लोकसभा को अधिक महत्व मिलने की संभावना रहती है, किंतु इससे राज्यसभा का महत्व कम नहीं हो सकता। उसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विचार अवश्य किया जाता है। नंबर 2, वित्तीय श्रेष्ठता। लोकसभा को वित्तीय मामलों में श्रेष्ठता प्राप्त है। जो वित्तीय विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, और लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात जब वो राज्यसभा में भेजा जाता है तो वहाँ पर राज्यसभा अगर कोई प्रश्न उन पर उठाती है तो सरकार बाध्य नहीं है कि उसको वो माने। राज्यसभा अगर चाहे तो वित्तीय विधेयक को केवल 14 दिन के लिए वो रोक सकती है। अगर ऐसा होता है तो 14 दिन आने के पश्चात वो बिल पारित ही माना जाता है। नंबर अगला, मंत्रिपरिषद का निर्माण। यद्यपि मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए जो सदस्य है वो किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, किंतु फिर भी जो मंत्रिपरिषद है वो केवल और केवल बहुमत लोकसभा में लेना उसके लिए अनिवार्य होता है। राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। सरकार निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो लोकसभा की होती है। लोकसभा में बहुमत मिलने के बाद ही सरकार का निर्माण हो सकता है, राज्यसभा में चाहे बहुमत की स्थिति हो अथवा ना हो। अगला है राज्य सूची का विषय। इतने सारे मुद्दों पर हम जब लोकसभा की श्रेष्ठता है तो
क्या राज्यसभा की स्थिति बिल्कुल नगण्य है? ऐसा नहीं है। राज्यसभा का महत्व अपना है। राज्यसभा में की एक जो श्रेष्ठ शक्ति है वो ये कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर जब संसद को कानून बनाना हो तो वो पहले राज्यसभा में ही पास होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य जब तक उस मुद्दे पर कोई राय नहीं देते तब तक उस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। एक राजनीतिक संस्थाओं का जो दूसरा रूप है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसी संस्था से है जो कि कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका को अगर देखा जाए तो ये दो रूपों में देखी जा सकती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका वो जो कि कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण या प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाती है, और नाम मात्र कार्यपालिका वो जो कि कानूनों का निर्माण करने में कोई भूमिका नहीं रखती बल्कि शासन उसके नाम पर चलाया जाता है। भारत की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे जो वास्तविक कार्यपालक है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, और जबकि जो नाम मात्र कार्यपालक है जिसके नाम पर केवल शासन चलाया जाता है वो राष्ट्रपति होता है। तो आइए आज हम प्रधानमंत्री और जो वास्तविक कार्यपालक है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, उसके दो भाग आगे होते हैं जिन्हें कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका इस रूप में देखा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका वो जिनका की चुनाव जनता करती है और 5 वर्ष की अवधि या जितने समय के लिए उनका निर्वाचन हुआ है तब तक के लिए उनका चुनाव होता है। ये लोग जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए इन्हें मंत्री पद या जो संसद में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इतना होने के बावजूद भी क्या इन्हें हर विषय का महत्वपूर्ण ज्ञान हो सकता है? ऐसा नहीं होता। इनकी सहायता के लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिन्हें कि स्थायी कार्यपालक कहा जाता है। आपको ध्यान होगा कि प्रत्येक मंत्री के साथ जो उनके सचिव हैं या उनके साथ काम करने वाले जो उच्च अधिकारी हैं जो कि प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालक माना जाता है। इन्हें अपने विषय की बहुत गहरी नॉलेज होती है। ये मंत्रियों की सहायता करने के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो वास्तविक कार्यपालक है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चुनाव के पश्चात जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है उस दल का जो नेता होता है उसे सरकार गठन के लिए बुलाया जाता है। वो या अपनी तरफ से उसके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार सबसे बड़े दल को आमंत्रित कर सकता है, या कई बार कई पार्टियां मिलकर गठबंधन की सरकार भी बनाती हैं। इस स्थिति में जो गठबंधन दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में आगे आता है और बहुमत सिद्ध करके सरकार फॉर्मेशन का काम करता है। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जो सबसे पहला कार्य प्रधानमंत्री को करना होता है वो विभागों का बंटवारा या मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री प्रत्येक कार्य स्वयं नहीं कर सकता, इसके लिए वो अपने साथ एक मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। अपने सहयोग के लिए वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनको मंत्री नियुक्त किया जाता है जो कि प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास 3 तरह के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट, नंबर 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, नंबर 3 राज्य मंत्री। कैबिनेट में वे मंत्री आते हैं जो कि वरिष्ठ होते हैं और जिन्हें की विशेष और बड़े विभाग दिए गए होते हैं। इनकी संख्या लगभग 25 के करीब होती है। इन्हें जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो दिए जाते हैं और अधिकतर मंत्रिमंडल की बैठकों में यही लोग शामिल होते हैं। दूसरे जो मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इनके पास कम महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही ये कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होते हैं। नंबर 3 राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके सहयोग के लिए उनके ही विभागों की तरह से राज्य मंत्री एक छोटा विभाग देकर उन्हें बनाया जाता है ताकि वो कैबिनेट मंत्री की सहायता कर सके। इसके पश्चात हम जरा ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियां या उसके कार्य क्या होते हैं। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां और कार्य हैं उसको इस प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। नंबर 1 सरकार का मुखिया, नंबर 2 मंत्रिमंडल की व्यवस्था, नंबर 3 कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता, नंबर 4 वास्तविक कार्यपालक, नंबर 5 सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नंबर 1 सरकार का मुखिया। प्रधानमंत्री वास्तव में सरकार का मुखिया होता है। पूरा का पूरा शासन वही चलाता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय ही
अधिकतर मान्य होते हैं। कैबिनेट में क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है तो उसके द्वारा जो विचार रखे जाते हैं वो सभी ध्यान से उसको मानते हैं और उसके अनुरूप ही शासन कार्य चलाते हैं। नंबर दूसरा है मंत्रिमंडल की व्यवस्था। प्रधानमंत्री अपने अनुसार मंत्रिमंडल की व्यवस्था कर सकता है। वो जिस व्यक्ति को चाहे मंत्री नियुक्त कर सकता है और उनके विभागों का बंटवारा कर सकता है। वो विभागों में फेरबदल भी कर सकता है, किसी मंत्री को हटा भी सकता है और उसकी भूमिका इससे इतनी मात्रा से स्पष्ट हो जाती है कि यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो वो पूरी की पूरी सरकार का त्यागपत्र माना जाता है। हर एक मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है, वो उनके विभागों के संबंध में उनसे जानकारी ले सकता है। नंबर 3, कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है। हर एक मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री के नाम से होती है और उसके द्वारा लिए गए निर्णय, कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय प्रधानमंत्री के निर्णय माने जाते हैं। उसके द्वारा कहा गया है कि कोई सदस्य उसके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता हो, किंतु फिर भी कैबिनेट बैठक के पश्चात हर एक निर्णय को सबका साझा निर्णय माना जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। नंबर 4, वास्तविक कार्यपालक। प्रधानमंत्री वास्तव में वास्तविक कार्यपालक होता है। शासन उसके नाम से नहीं चलाया जाता, किंतु शासन चलाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक नीतिगत फैसला वह स्वयं लेता है और पूरी सरकार का मुखिया होने के साथ साथ वो एक पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास पूरे देश से जुड़े किसी भी प्रमुख कार्य का निर्णय लेने का अधिकार होता है। नंबर अगला है सरकार का मुखिया होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री की भूमिका इसलिए भी स्पष्ट महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है कि वो सरकार का मुखिया होता है, साथ ही उसके पास ऐसे विभाग होते हैं जो कि अन्य किसी मंत्री के पास नहीं होते। वो परमाणु संबंधी जो मंत्रालय है उसका भी अध्यक्ष होता है, जो नीति आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष होता है, साथ ही अन्य जो कई ऐसे विभाग हैं जो अन्य मंत्रियों के पास नहीं होते उसका भी वो प्रमुख स्वयं होता है। हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी जो शक्तियाँ और कार्य हैं वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के पाठ में हमने संस्थाओं के कामकाज इस विषय पर चर्चा की। आज के पाठ में हमने देखा कि विधानपालिका या संसद, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, संसद में राज्यसभा और लोकसभा की संरचना किस प्रकार की है और इन दोनों के मध्य किसकी स्थिति श्रेष्ठ है, इस पर हमने चर्चा की। साथ ही हमने कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, इस पर विशेष रूप से चर्चा की। आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।